नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कभी-कभी एक छोटी सी कैंसल्ड मीटिंग एक बहुत बड़ा मैसेज दे जाती है। एक ऐसा घटनाक्रम जो ऊपर से देखने पर तो सिर्फ एक शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम लगता है, लेकिन असल में ये दक्षिण एशियाई भू राजनीति में एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट यानी प्रतिमान बदलाव को उजागर करने वाला है। आज हम इसी नेपाल भारत के कूटनीतिक डीप फ्रीज की गहराई में उतरेंगे। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे रद्द हुए काठमांडू दौरे से, फिर समझेंगे समान दर्जे का प्रोटोकॉल, उसके बाद देखेंगे एक रैपर का प्रधानमंत्री बनने का सफर, लिपुलेख सीमा विवाद, आर्थिक सहायता से परे के मुद्दे और आखिर में बदलते क्षेत्रीय सत्ता समीकरण। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रद्द किया गया काठमांडू दौरा और आखिरी मिनट में लगी ये कूटनीतिक रोक। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला है। 27 मार्च को बालेंद्र शाह नेपाल में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें तुरंत बधाई दी जाती है, फोन पर बात होती है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अप्रैल आते आते नेपाल के विदेश सचिव अमृत राय ऑफिशियली भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री को इनवाइट करते हैं। नए नेतृत्व के साथ जुड़ने के लिए ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा था। लेकिन फिर आता है मई का महीना। 11 और 12 मई के तय दौरे से ठीक पहले अचानक सब कुछ कैंसिल, बिल्कुल अचानक। और ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि नेपाली प्रधानमंत्री के साथ फिलहाल कोई भी हाई लेवल मीटिंग पॉसिबल नहीं है। और इस पूरी हलचल के बीच नेपाल का आधिकारिक रुख भी सामने आ जाता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि देखिए, एक मुद्दा दोनों देशों के बीच के बाकी रिश्तों में रुकावट नहीं बन सकता। मतलब ऑफिशियली वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इस मीटिंग के कैंसिल होने और चल रहे सीमा विवादों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इसे कूटनीति के चश्मे से देखेंगे ना, तो साफ समझ आएगा कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ी उथल-पुथल चल रही थी। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, समान दर्जे का प्रोटोकॉल, जिसने इस पूरे डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट को ही रीडिफाइन कर दिया है। तो आखिर ये दौरा कैंसिल क्यों हुआ? इसका असली रीजन था एक बहुत ही सख्त और नया नियम। इसे इक्वल स्टेचर या समान दर्जे का प्रोटोकॉल कहा जा रहा है। बेसिकली प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने यह तय किया है कि वो किसी भी देश के सेक्रेटरी या दूत से 1-to-1 मीटिंग नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपने लेवल के लोगों से मिलेंगे, जैसे किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सीधे विदेश मंत्री। अब जरा सोचिए, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जो दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स से मिलते आए हैं और एक बेहद पावरफुल अधिकारी हैं, उन्हें इस नए रूल के तहत अपर्याप्त रैंक का मान लिया गया। मतलब रैंक कम होने का हवाला देकर मीटिंग से साफ इनकार कर दिया गया। अगर हम थोड़ा इतिहास देखें तो भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से इतने अनौपचारिक और गहरे रहे हैं कि विदेश सचिवों के स्तर पर ही बड़े बड़े फैसले हो जाते थे और कूटनीतिक जमीन तैयार हो जाती थी। ब्यूरोक्रेसी पर यह डिपेंडेंसी दशकों पुरानी है। लेकिन अब वो पुरानी परंपरा टूट रही है। काठमांडू अब इस पूरे सिस्टम को बेहद फॉर्मल और सख्त बना रहा है। अब उन्हें ब्यूरोक्रेटिक चैनल नहीं, बल्कि सीधे मंत्री स्तर की बातचीत चाहिए। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, ये पॉलिसी सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये सब पर लागू है। जरा इस लिस्ट को देखिए। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समीर पॉल कपूर और उनके दूत सर्जियो गोर, इन दोनों को भी प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने मिलने से मना कर दिया था। तो बेसिकली ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। नेपाल का नया नेतृत्व खुद को भारत, चीन और अमेरिका, इन तीनों महाशक्तियों से एक सुरक्षित लेकिन बहुत ही सख्त दूरी पर रख रहा है और सबके साथ एकदम समान दर्जे का व्यवहार कर रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, कैसे एक रैपर बने नेपाल के प्रधानमंत्री और इसके पीछे के घरेलू फैक्टर्स क्या हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये इतना आक्रामक रुख क्यों? इसके लिए हमें प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के बैकग्राउंड को समझना होगा। राजनीति में आने से पहले वो एक बहुत ही पॉपुलर रैप स्टार थे। युवाओं, खासकर जेनजी के बीच उनका गजब का क्रेज था। इसी युवा विद्रोह और बदलाव की चाहत ने उन्हें सीधे सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। और अब उनकी यही गैर पारंपरिक बैकग्राउंड उनकी विदेश नीति में भी साफ साफ दिखाई दे रही है। देखिए, विदेश नीति ना अक्सर घरेलू राजनीति से ही ड्राइव होती है। नेपाल में अभी बेरोजगारी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कमी जैसी कुछ बहुत ही रियल प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे में एक सख्त राष्ट्रवादी छवि पेश करना अपने जेनजी वोटर्स को जोड़े रखने का एक अचूक तरीका बन गया है। ये लीडरशिप इतनी मुखर है कि इन्होंने अपने ही वित्त मंत्री स्वर्णिम वागोले और विदेश मंत्री की उन सलाहों को भी इग्नोर कर दिया जिसमें विदेशी दूतों से मिलने की बात कही गई थी।
हद तो तब हो गई जब सत्ता में आने से पहले बालन शाह के ऑफिस में एक ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा हुआ था, जिसमें कई भारतीय क्षेत्रों पर दावा किया गया था। तो ये जो पूरा कूटनीतिक रवैया है ना, ये कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट को बनाए रखने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं चौथे पहलू की, लिपुलेख सीमा विवाद, एक ऐसा ट्राई जंक्शन जो भारी विवादों का केंद्र है। चलिए अब उस खास एरिया की बात करते हैं जो इस पूरे तनाव के सेंटर में है, लिपुलेख। ये वो ट्राई जंक्शन इलाका है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं एक साथ मिलती हैं। और आज के समय में काठमांडू, नई दिल्ली और बीजिंग के बीच ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। ये कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बेहद अहम रणनीतिक चेकपॉइंट है, जिस पर नेपाल अपना आधिकारिक दावा बहुत ही मजबूती से ठोक रहा है। इस विवाद को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सदियों से इस रास्ते का इस्तेमाल होता आया है। 1954 से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के आधिकारिक समझौते भी मौजूद हैं। लेकिन जब हाल ही में भारत और चीन ने इस लिपुलेख ट्राई जंक्शन से मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया, तो नेपाल प्रशासन ने इस पर कड़ी आपत्ति जता दी। नेपाल ने संप्रभुता के दावों के चलते यात्रा से जुड़ा अपना सारा सहयोग रोक दिया। मतलब आधुनिक संप्रभुता के इन दावों के सामने दशकों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते भी अब उलझते और टूटते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है पारंपरिक आर्थिक सहायता से परे और क्या क्या आर्थिक दांव पर लगा है। 800 से 900 करोड़ रुपए। जी हां, 800-900 करोड़। ये वो भारी भरकम बजट है जो भारत हर साल नेपाल के लिए आवंटित करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये साफ साफ बताता है कि दोनों देशों के बीच वित्तीय संबंध कितने गहरे हैं। दशकों से भारत की ये मदद नेपाल की अर्थव्यवस्था और उसके बुनियादी ढांचे के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो इतिहास है जहां भारत ने जरूरत पड़ने पर 2000 करोड़ रुपए तक के इमरजेंसी पैकेज दिए हैं, और आज भी नेपाल की करेंसी को भारतीय रिजर्व बैंक का पूरा सपोर्ट हासिल है। और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई, जहां नेपाल एक बहुत ही एग्रेसिव मुखर संप्रभुता दिखा रहा है। अपने इस सख्त कूटनीतिक रवैये के चलते वो पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इसका रिस्क बहुत बड़ा है। अगर ये ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार का सहयोग टूटता है ना, तो नेपाल को लंबी अवधि में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आखिर में पॉइंट नंबर 6, बदलते क्षेत्रीय सत्ता समीकरण। एशिया की इस भू राजनीतिक बिसात पर क्या बदल रहा है? तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? देखिए, विदेशी दूतों से मीटिंग कैंसिल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये नेपाली संप्रभुता में एक बहुत बड़ा मैक्रो लेवल का बदलाव है। नेपाल अब अपनी वो पुरानी सॉफ्ट स्टेट वाली इमेज पूरी तरह से पीछे छोड़ रहा है। वो भारत, चीन और अमेरिका के बीच एक सख्त न्यूट्रल दूरी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके सीधे साइड इफेक्ट्स भी हैं। इससे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ट्रेड डील्स डिस्टर्ब हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर उनका ये पुराना ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम फेल हो जाता है, तो लंबे समय में नेपाल और इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ी अस्थिरता आ सकती है। तो जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल आपके विचार के लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर दशकों पुरानी मदद, दोस्ती और पुराने एग्रीमेंट्स अब किसी देश के नेतृत्व के साथ कूटनीतिक बातचीत के लिए काफी नहीं है, तो ये कूटनीतिक डीप फ्रीज आने वाले समय में पूरे एशिया के पावर बैलेंस को कैसे बदल कर रख देगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसके परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।